चलिए बच्चों, तो सेलों का संयोजन पढ़ रहे थे हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा दिया था। हाँ बच्चों शांत रहिए। देखिए तरुण, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब किया जाता है? ठीक है, जैसे ये तो हो गया जवाब की मतलब हम संयोजन क्यों करते हैं, तब जब हमें धारा ज्यादा चाहिए होता है इस नाते करते हैं, है ना। अगर हमें धारा का मान प्रबल चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग धारा चाहिए होती तब ना करते हैं। चलो ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि श्रेणी क्रम में कब करते हैं? निम्न धारा रहती है वो फिर बना देते हैं। यहाँ से वहां तक चाट लो। अरे यार, बस करो। आंतरिक प्रतिरोध में मतलब जोड़कर उससे ही शक्तिशाली बैटरी बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो बना रहे। देखो कहने का सेंस ये है कि हम उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें संयोजन से जो धारा मिलती है वो एक सेल से मिलने वाली धारा का कई गुना होता है, n गुना होता है। और n गुना होने का मतलब जितना ज्यादा सेल उतनी गुना धारा। समझ में आ गया? चलो अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों समांतर क्रम संयोजन। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? समांतर क्रम संयोजन देखेंगे ध्यान से। समांतर क्रम संयोजन क्यों करना है अभी हमारे सामने आ जाएगा, कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में हमें क्या करना होता है बच्चों? जितने सेलों को जोड़ना है, ये ध्यान से सुनिए भाई, समांतर क्रम संयोजन में हमें जितने सेलों को जोड़ना है सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को, किसको बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में ऐड करते हुए किसी एक निश्चित बिंदु से जोड़ देंगे, और सभी सेलों के नेगेटिव टर्मिनल को आपस में ऐड करते हुए किसी दूसरे निश्चित बिंदु से जोड़ देंगे, और पहले और दूसरे वाले बिंदु के बीच में हम कोई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में सेलों को कैसे जोड़ा जाता है बच्चों? समांतर क्रम संयोजन में सेलों को जोड़ने के लिए सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को परस्पर जोड़कर किसी बिंदु से तथा सभी सेलों के नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ करके किसी दूसरे निश्चित बिंदु से जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से हमारा समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। हमें पता करना है कि अगर हम किसी सेल को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो धारा कितनी मिलेगी, आओ देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं बच्चों हमारे पास n सेल है। कितना सेल है बच्चों? n सेल है, और सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कितना बच्चों? कैपिटल E है और सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। अब जरा देखिए, जोड़ने के लिए मैंने आपसे कहा कि भैया सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को, जैसे ये पहला सेल हो गया, इसका विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, पहला सेल ले लिया। दूसरा सेल ले लो, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका भी विद्युत वाहक बल E है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R है। ऐसे 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 और सारे सेल है हमारे पास, और ये लास्ट सेल है, ये नवा सेल है, इसका भी विद्युत वाहक बल E है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। अब देखो बच्चों यहाँ n सेल बीच में जुड़े हुए हैं, मैंने डॉट कर दिया ना, डॉट का मतलब ढेर सारे सेल हैं। कोई दूसरा मार्क करे जाओ जल्दी निकाल। तो ऐसे बाय द वे n सेल ऐसे हैं। अब इन सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल बच्चों? पॉजिटिव, यही तो है पॉजिटिव वाला। इसको आपस में कनेक्ट करते हुए किसी एक बिंदु से जोड़ दो। देखो सबको ले जा करके आपने क्या किया, एक बिंदु से जोड़ दिया, ठीक है। और सबकी नेगेटिव टर्मिनल को, ये वाला सब पॉजिटिव है, सबके पॉजिटिव को ला करके आपस में यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना क्या कहलाता बच्चों? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। क्या कहलाता बच्चों? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ऐसा अगर कर दिया आपने तो ये कौन सा संयोजन तैयार हो जाता है बच्चों? समांतर क्रम संयोजन तैयार हो गया। अब अगर हमें पता करना है, अच्छा इसमें एक बाहरी रेजिस्टेंस भी जोड़ देते हैं, क्योंकि जब धारा बहेगा तो उसको आप प्राप्त कहाँ करेंगे। तो ये जोड़ दिया हमने एक बाहरी रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है।
बाहरी प्रतिरोध जुड़ गया। अब ध्यान दीजिएगा इधर बाबू, हमें पता करना है कि यहाँ कितनी धारा आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सेल से प्राप्त धारा या संयोजन से प्राप्त धारा, हमने कल फॉर्मूला देखा था। संयोजन से प्राप्त धारा, प्राप्त I बराबर E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये देखा था। और इसका सेंस ये होता है कि कुल विद्युत वाहक बल, E की जगह पे बच्चों कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यही होता है। तो इस संयोजन में भी हमें पता करना है कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो सबसे पहले एक चीज आप देखें कि सभी सेल एक अस्थाई बिंदुओं से अपने आप को जोड़कर रखे हुए हैं। इसको अगर मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो इस सेल का या बीच में जितने भी सेल जुड़े हुए हैं सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, और वही इन दो बिंदुओं का बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण संयोजन का विद्युत वाहक बल तो एक समान रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? देखो, संयोजन का विद्युत वाहक बल मैं यहाँ निकाल देता हूँ। संयोजन का विद्युत वाहक बराबर E रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि सभी लोगों का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। जैसे पिछली बार कहोगे सर जी तो वहाँ तो यही आ गया था, तो वहाँ दिक्कत क्या थी? 1 2 3 ऐसे n लोग थे ना, और हमको यहाँ से यहाँ के बीच में चाहिए था। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसे क्रम में कितने लोग थे? n लोग थे। तो सभी का सेल का विद्युत वाहक बल आपको जोड़ना पड़ता, तब यहाँ से लेकर के वहाँ तक कुल विद्युत वाहक बल पता चलता। समझ में आया? यहाँ सभी लोगों का विद्युत वाहक बल एक समान रहेगा, और उसका कारण ये है क्योंकि ये समांतर क्रम में है। समझ में आया? तो पूरे संयोजन का विद्युत वाहक बल बराबर E। अब संयोजन का आंतरिक प्रतिरोध निकालो। संयोजन का आंतरिक, इसमें धारा माइनस से प्लस क्यों चलेगी? हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर ही चलती है। प्लस से माइनस? हाँ, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, चलो। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जरा देख लो भैया, 1/r डैश। r डैश मतलब क्या? संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। r डैश मतलब क्या बच्चों? संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट डॉट डॉट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाबू, अगर सेल आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसके आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे, और अगर आपका सेल समांतर क्रम में जुड़ा है तो आपके सारे आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य मान ऐसे निकाला जाता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे निकाला जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो बच्चों सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आपने श्रेणी समांतर क्रम के हिसाब से निकाल दिया। कितना आएगा बाबू? सभी का हर समान है, तो n/r हो जाएगा। 1 को n बार जोड़ोगे तो n बनेगा, और बटे r हो जाएगा। यानी r डैश बराबर कितना आ जाएगा? r/n। क्या हो जाएगा भैया? ये पूरे सेलों का, पूरे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, तथा संयोजन का कुल प्रतिरोध निकाल दो। संयोजन का कुल प्रतिरोध बराबर r प्लस r बटे बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अब ये हो जाएगा भैया n/r प्लस r बटे, कोई डाउट? ये निकल गया आपका संयोजन का कुल प्रतिरोध। क्या मिल गया बच्चों? संयोजन का कुल प्रतिरोध। अब अगर तुम्हारे पास संयोजन का विद्युत वाहक बल है, संयोजन का कुल प्रतिरोध है, तो क्या संयोजन से प्राप्त धारा नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कितना भैया? E। कुल प्रतिरोध कितना आया? nr प्लस r बटे n ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा ne बटे nr प्लस r हो जाएगा। और अगर जरा यहाँ ध्यान देंगे तो यदि r इज लेस एंड लेस देन कैपिटल nr, तब आप r को नेगलेक्ट करेंगे। r अगर नेगलेक्ट होने की स्थिति में है तो ये हो जाएगा ne बटे, खाली बचेगा स्मॉल r। क्या बचेगा भैया? स्मॉल r। समझ? सॉरी, r इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन nr, तो nr हो जाएगा नेगलेक्ट। अब यहाँ जरा देखिए, n इंटू ई बटे r, n इंटू ई बटे r। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है E बटे R तो किसी एक सेल से मिलने वाली धारा है। E बटे R क्या है?
एक सेल से मिलने वाली धारा, उस एक सेल से मिलने वाली धारा का क्या गुना हो गया? n गुना। कब? जब तुम्हारे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना ज़्यादा था कि बाह्य प्रतिरोध के सामने वो इतना ज़्यादा हो गया कि बाह्य प्रतिरोध उसके सामने नेगलेक्ट हो गया। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हमें समांतर क्रम में ऐसे सेलों को जोड़ना चाहिए जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो। समझ में आया? क्योंकि ऐसे सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मिलने वाली संयोजन से जो धारा होती है वो एक सेल से मिलने वाली धारा का सेलों की संख्या के गुना हो जाता है। 10 सेल जोड़ोगे, अगर एक सेल से 1 एम्पीयर की धारा मिल रही तो 10 सेल से 10 एम्पीयर की धारा मिलने लगेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन कब करना होगा? समांतर क्रम संयोजन तब किया जाता है बच्चों जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा, तब धारा का मान ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिए जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो जोड़ने का कोई प्रभाव पड़ेगा। एक सेल से जितनी धारा मिलती है उतना धारा तुम्हें तभी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब इसके बाद बहुत भयंकर सा नियम, बुखार नियम। भस्मासुर का नियम बेटाऊ, सुरसा नियम, सुरसा नियम भी आएगा, मायावी नियम भी बनाऊंगा। हाँ बनेगा भी बेटाऊ। चलो न बिल्कुल एक चुन्नी नहीं। हाँ कितने कटा नहीं है, पर किसी को अगर समझना होगा तुम बिल्कुल बेहिचक हमसे पूछ लेगा। किसको? हमी से, हमी से। हाँ तो मिश्रित क्रम आता नहीं, मतलब सेल का संयोजन ही इतना ही हिस्सा फिलहाल जरूरी है आपके लिए। वैसे सेलों का संयोजन बहुत ज़्यादा क्या रेयर 2-3 बार खाली पूछे गए हैं बस, नहीं तो नहीं पूछे गए। तो सेल तो कट ही गया। व्हाट डू मीन? चलो चलो अब पढ़ने जा रहे भैया, जानते हो क्या? किरचॉफ लॉ। चलो किरचॉफ का और यहाँ मेरे बच्चों 2000 देखो लाइव बोल रहा हूँ, सब देखेंगे। ये क्या कहते हैं प्रमाण वाला की बात है। कितना परसेंट? 1500 करोड़ % ये आएगा। आएगा। कैसे पूछेगा? या तो ऑप्शन, या तो लॉन्ग, या तो अति लघु, या तो हाँ कैसे पूछता है सर जी? यही दूसरा नियम दिया जाता है। पूरा आएगा। ऑप्शन में कैसे पूछता है? ऑप्शन में केवल ये पूछता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर आधारित है, किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। दूसरा पूछता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन में बस इतना मिलेगा। बस इतना ही। हाँ किरचॉफ का दोनों नियम में से और अगर लॉन्ग में पूछे तो कैसे पूछेगा? लॉन्ग में पूछेगा तो कहेगा किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं, किरचॉफ के नियम को समझाइए। नहीं निगमन जैसे शब्द नहीं आते इसमें। हाँ और क्या, जब कह दिया किरचॉफ का नियम तो उसमें दोनों लिखना है। टिप्पणी जैसे टिप्पणी लिखने को कह देगा तब भी लिखना है दोनों। गाइस अब आप लोग अपने धड़कनों को संभाल लीजिए। जो ऑक्सीजन अंदर चला गया है उनको कार्बन डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकलने मत दो और समझो इस नियम को। किरचॉफ का नियम बच्चों, जनरल डायर नामक एक वैज्ञानिक जिनका नाम किरचॉफ है, इन्होंने कुल 2 नियम दिए। क्या किया इन्होंने? 2 नियम दिया। किसके लिए? जटिल से जटिल परिपथों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें दिलीप नामक एक युवक स्वतंत्रता सेनानी। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम पहले तो हम जानते हैं कि किस पर्पज से बनाया गया था। देखो किरचॉफ का नियम बच्चों, पहली तो ये जटिल परिपथों में प्रतिरोध को सहज रूप से ज्ञात करने के लिए बनाया गया। ठीक है, किरचॉफ का नियम किस लिए बनाया गया? जटिल परिपथों में प्रतिरोध या धारा भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं बच्चों? धारा। या आप तीसरा कह सकते हैं विद्युत वाहक। इनकी गणना करने के लिए किरचॉफ ने ये नियम दिया है। ठीक है,
विशेषकर धारा और प्रतिरोध पर काम करता है, लेकिन आप विद्युत वाहक बल की गणना भी यहाँ से कर सकते हैं। किरचॉफ का नियम क्यों है, समझ में आ गया? बहुत जटिल सा परिपथ है, उसमें बहने वाली धारा नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी धाराएं कहाँ बट रही हैं, उनका मान क्या है, कैसे है, आप तब लगा सकते हैं इनको। बहुत जटिल परिपथ मिल गया, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो, तब आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत जटिल परिपथों का धारा निकालने के लिए, उनका प्रतिरोध निकालने के लिए किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियमों को प्रतिपादित किया, और वो नियम क्या है आइए समझते हैं हम लोग। देखो ध्यान दे करके बच्चों, देखिए किरचॉफ का पहला नियम, इन्होंने 2 नियम दिया था, इनका पहला नियम है बच्चों, उनका नाम ही है पहला नियम। पहले नियम का नाम पहला नियम, और इसका नाम है दूसरा नाम धारा का नियम। कौन सा नियम बच्चों? धारा का नियम। या इसका तीसरा नाम बच्चों संधि का नियम। संधि का, अगर पूछ लिया सर, हाँ संधि नियम बताओ, तो फिर यही लिखना आपको। हाँ धारा नियम 2 थोड़ी पूछेगा, एक कुछ कहेगा, मतलब अलग अलग जैसे ऐसे तीन में से एक है। अलग अलग नामों से भी पूछ सकता है। हाँ नाम में तो पूछ सकता है, मतलब वो जरूरी नहीं कि पहला नियम ही कहे हमेशा, वो धारा का नियम भी पूछ सकता है ना, वो संधि का नियम क्या ऐसे भी पूछ सकता है। तीनों में से कोई नाम लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। पहले नियम में इन्होंने क्या कहा, बड़ी मोटी सी बात कही इन्होंने, बहुत छोटी सी बात है कि अगर परिपथ में कहीं संधि है, परिपथ में कहीं क्या बच्चों, तो वहाँ धारा का कुल मान 0 होगा। परिपथ में अगर कहीं संधि है मतलब कहीं जोड़ है, जहाँ जोड़ का मतलब, जहाँ संधि का मतलब कुछ धाराएं आ भी रही है और यहाँ से कुछ धाराएं निकल के जा भी रही हैं, तो इस संधि पर जितनी धाराएं मिलती हैं सभी धाराओं का योगफल 0, सभी धाराओं का मान वहाँ 0 होता है। नॉर्मल सा आपका नियम यही है कि अब सेंटेंस टू सेंटेंस सुनते हैं इसको। किसी परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब ये है कहने का, अगर कहीं परिपथ है और परिपथ में कोई एक ऐसा बिंदु मिल रहा है जहाँ कई धाराएं आ भी रही हैं और कई धाराएं निकल के वहाँ से जा भी रही, तो उस बिंदु पर जितनी धाराएं मिलेंगी अगर आप उनका बीजगणितीय योग करेंगे बच्चों, तो बीजगणितीय योग का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब जरा हम तर्क वितर्क करें कि आखिर ऐसा क्यों, और इस शब्द को, सेंटेंस को अगर आप मैथमेटिकली रूप में डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर 0 क्या बता रहा है? सिग्मा आई बराबर 0 ये बता रहा है कि धारा का बीजगणितीय योगफल 0 है। ठीक है, कहाँ 0 है? संधि पर। समझ में आया? अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम धारा का नियम क्यों है और संधि का नियम क्यों है। क्योंकि ये संधि के लिए है, संधि पर है, और धारा के लिए। समझ में आया? स्पेशली किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? खाली धारा के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसी कारण बस इसको धारा का नियम भी या संधि का नियम भी कहते हैं। तो संधि का नियम क्या है बच्चों? परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है बच्चों? 0 होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब चलिए। हाँ, सिग्मा आई बराबर 0 वही चीज़ बोलता है। ठीक है, वो बीजगणितीय योग को ही दिखा रहा है कि सिग्मा आई बराबर 0 है। इतनी बात आप समझ गए। अब इसको जरा समझते हैं, क्या कारण है भाई, क्यों 0 है? इस बात पर विचार कर लेते हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं हैं, आखिर उन धाराओं का मान 0 क्यों? तो बड़ा सामान्य जवाब है इसका। देखिए, अगर किसी संधि पर जितनी धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उतनी ही धाराएं संधि से चली जाए तो संधि पर कोई धारा बचेगी? बस यही कारण है। समझ में? इसी वजह से संधि पर जो धाराएं मिलती है उनका बीजगणितीय योग 0 रहता है, क्योंकि संधि की ओर जितनी धाराएं आ रही है उतनी धाराएं संधि से दूर चली जाती है। समझ में? तो संधि पर कुछ बचा नहीं। इधर से बाई द वे, उधर से मैंने 10 रुपया कमाया और इस जेब से मैंने 10 रुपया उड़ाया, मेरे पास कितना धन का लाभ हुआ? 0। 8 रुपये उड़ाया था। हाँ, तो लेकिन उड़ता नहीं है ना परिपथों में। जैसे परिपथ में अगर यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा है तो वो 10 ही जाकर के रिटर्न उधर प्रवेश करेगी। समझ में आया? ऐसा थोड़ी होगा कि धारा वहाँ रुक जाएगी कुछ टाइम के लिए, धारा रुकती नहीं है, धारा टोटल जाएगी। तो अब यहाँ एक चीज़ और हम समझ रहे हैं कि कहा जा रहा है धाराओं का बीजगणितीय योग। अगर धाराओं के बीजगणितीय योग के लिए हमसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब धारा का सिंबल होता होगा, तभी तो बीजगणितीय योग कर सकते हैं भाई। धारा का मान चिन्ह के साथ रख करके जोड़ना घटाना ये बीजगणितीय योग है। और अगर तुम बीजगणितीय योग यहाँ करना चाह रहे हो तो इसका मतलब धारा को चिन्ह के साथ रख करके जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए किरचॉफ ने चिन्ह नियम भी दिया है ना। चिन्ह नियम क्या है बच्चे? चिन्ह नियम बड़ा एकदम सामान्य है कि जो धारा संधि की ओर आएगा, किसकी ओर बच्चों? संधि की ओर, वो धारा पॉजिटिव होगी। वो धारा कैसी होगी? और जो धारा संधि से
दूर जाएगा वो धारा नेगेटिव। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उन धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ये चिन्ह नियम है ताकि हम धाराओं का बीजगणितीय योग कर सके। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है? किरचॉफ का पहला नियम से ये कहता है बच्चों कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, 0 होता है। और अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 बीजगणितीय योग धारा को करने के लिए हम लोगों ने किरचॉफ ने धारा का नियम दिया था, चिन्ह नियम दिया था। वो नियम ये है कि जितनी धाराएं संधि की ओर आएंगी उन धाराओं को हम धनात्मक लेंगे और जितनी धाराएं संधि से दूर जाएंगी उन धाराओं को हम लोग ऋणात्मक लेंगे। इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब चलिए इस बात का हम लोग प्रमाण ले लेते हैं कि क्यों जितनी धाराएं संधि की ओर आती हैं और जितनी धाराएं संधि से दूर जाती हैं इनका योगफल आखिर 0 क्यों होता है। अब जरा समझ लेते हैं। तो ये नियम समझ में आ गया? चलो, यहाँ मान के चल रहा हूँ मैं एक संधि है बच्चे। क्या है यहाँ पे? संधि। इस संधि को नाम दे देता हूँ O। क्या नाम दे दिया मैंने? O। और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ एक धारा यहाँ से दूर जा रहा है I1। धारा यहाँ से कौन दूर जा रहा है? और यहाँ एक धारा आ गया I2 और एक धारा और आ गया यहाँ पे I3 और एक धारा चला गया यहाँ से I4 और एक धारा चला गया यहाँ से I5। ठीक है, हम ऐसे मान लिए कि हमारे पास ये कुल 5 धाराएं हैं और इस संधि पर धारा I2 और I3 आ रही है, बाकी I1, I4 और I5 जा रही है। यही तो भैया किरचॉफ ने क्या कहा था पहले नियम में? यही कहा कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग करो और उसका मान 0 लाओ। चलो कर देते हैं और चिन्ह नियम दे। हाँ, धारा स्ट्रेट में नहीं जाएगा। स्ट्रेट में मतलब सीधा सीधा बहेगा तो सभी चार्ज इधर से ये जैसे परिपथ मैंने बनाया ना, अब जैसे ये वायर है मुड़ गया तो वैसे तरह धारा जाएगा। कहने का सेंस ये है। अब जैसे धारा तारे से मुड़ गया है तो धारा वैसे मुड़ कर के तो जाएगा, वो कहने का सेंस है। और सीधा तार जाता तो सीधा बहेगा। अब जरा देखो, यहाँ धाराओं का मैं बीजगणितीय योग करने जा रहा हूँ। यहाँ धाराओं का क्या करने जा रहा हूँ बच्चों? चलो देखो बीजगणितीय योग कैसे करेंगे। I1 पॉजिटिव रखा जाए कि निगेटिव रखा जाए? निगेटिव हो जाएगा। फिर प्लस लगाओ, चिन्ह के साथ मान रख करके जोड़ना बच्चों बीजगणितीय योग कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस। फिर I2 को देखो संधि की ओर आ रहा है तो धनात्मक रहेगा I2, फिर प्लस। और यहाँ जरा देखो I3 संधि की ओर आ रहा है तो ये I3 प्लस में रहेगा। I4 संधि से दूर जा रहा है तो I4 माइनस में रहेगा, माइनस I4 हो जाएगा। I5 भी अपने संधि से दूर की ओर जा रहा है तो माइनस I5। और इनका योगफल किरचॉफ ने कहा था 0 होता है। संधि पर जितनी धाराएं मिल रही है मैंने सभी का देखो बीजगणितीय योग किया, ये बीजगणितीय योग का मान कितना आ गया? 0 आ गया मेरे बच्चों। अब जरा देखो यहाँ से जो धाराएं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस I4 माइनस बराबर माइनस वाले को उधर अगर हम भेजे तो इधर बचेगा I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I1। क्या समझे? ये कौन सी धाराएं हैं? I4, I5 और I1 कौन सी धाराएं हैं? जाने वाली ना। उनका योगफल देख रहे हो किसके बराबर आ रहा है? आने वाली धारा के बराबर आ रहा है। तो लाला जितना धारा आई अगर उतने धारा चला जाए तो वहाँ कुछ बची संधिया पे। यही बात किरचॉफ कहते हैं पहले नियम में। समझ में आया कि किरचॉफ के पहले नियम पर जितनी धाराएं मिलती है अगर उनका बीजगणितीय योग करेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। कैसे आया? देखो जितनी धाराएं एक्चुअली संधि की ओर आ रही है उतनी धारा संधि से दूर चली जा रही है तो नेट मान कितना बचा? 0 बचा। समझ में आ गया? तो ये है किरचॉफ का पहला नियम। अब यहाँ ध्यान देंगे, जितने धारा आया उतने गया, यक्को बूंद धारा वेस्ट नहीं हुआ है। और धारा वेस्ट ना होने का मतलब ये है कि जितना आवेश उधर से आया था उतने आवेश पर सेकंड इधर फ्लो हो रहा है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि आवेश यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। समझ में आया? हम जितना इन्वेस्ट किए थे या बढ़ नहीं रहा है धारा भैया कम लगाए ज़्यादा हो गया ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, या ज़्यादा लगाए कम हो गया ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आवेश है जितना मात्रा में हमने आवेश इन्वेस्ट किया था उतने मात्रा में पूरा मिला करके प्राप्त हो रहा है। तो इसके कारण से ये बात यहाँ से सिद्ध होती है कि आपका ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है बच्चों। किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऑप्शन में यही मिलता है। ठीक है, ये बात बहुत विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम क्या है बच्चों? किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
और बीजगणितीय योग करने के लिए किरचॉफ ने क्या किया है, चिन्ह नियम भी दिया। चिन्ह नियम क्या कहता है हमसे, चिन्ह नियम हमसे कहता है कि जो धाराएं संधि की ओर आएंगी वो धनात्मक होंगी और जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। समझ में आ गया, ठीक है। और अब हमने देखा कि कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, और जब हमने उसका बीजगणितीय योग किया तो हमने देखा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जब हम योगफल कर रहे हैं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। और इसी से आपको ये बात की पुष्टि मिल जाती है कि जितनी ये जो पहला नियम है यानी धारा का नियम यानी संधि का नियम, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है बच्चों। समझ में? तो ये है आपका किरचॉफ का पहला नियम। कोई डाउट? मिलते हैं कल।